फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। परेशान तो नहीं होगे टॉपिक का नाम सुन के, बड़ा ही आसान टॉपिक है, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना। हम इसे बड़े ही अच्छे तरीके से, मज़ेदार तरीके से समझेंगे। आप कहेंगे सर पढ़ाई कहाँ से मज़ेदार हो गई? कोई बात नहीं, हम भी आपके दौर से गुजरे, हमारे भी यही ख्यालात थे। जल्द हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मैं यहाँ पे हाइडिंग देता हूँ। टॉपिक का नाम है जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक हो गया बच्चे? टॉपिक का नाम क्या हो गया जी आपके पास? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये है क्या जनाब? इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं? तो डेफिनेशन को की तरफ चलने से पहले मैं यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम बनाता हूँ, देखिएगा ज़रा। ये लेट्स सपोज देखें आपके पास कोई सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया है, किसी भी एरिया का छोटा सा हिस्सा है, और यहाँ से यहाँ पर कोई भी चार्ज पड़ा है, कोई भी चार्ज पड़ा है, उस चार्ज में से लाइंस निकल के आ रही हैं। कौन सी लाइंस? इलेक्ट्रिक लाइंस, जो कि हम पिछले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। आपको बड़े अच्छी तरह से पता होगा कि इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होती हैं। तो नहीं पता तो लेक्चर देख लें, समझ आ जाएगी, तो परेशान नहीं होना। तो ये लाइंस इस एरिया में से गुजर रही हैं, ठीक है। तो इसे ही तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। वही ख़ास एरिया में से कितनी लाइंस गुजर रही हैं। अगर कम गुजर रही हैं तो हम कहते हैं फ्लक्स कम है, ज़्यादा गुजर रही हैं तो फ्लक्स ज़्यादा है। जब फ्लक्स जो चीज़ है ना, फ्लक्स अगर अकेले फ्लक्स की बात करें तो किसी भी एरिया में से किसी भी चीज़ का गुजरना क्या कहलाता है? फ्लक्स कहलाता है। अगर पानी गुजर रहा है तो वो वाटर फ्लक्स होगा, अगर एयर गुजर रही है तो वो एयर फ्लक्स होगा, अगर उसी ही एरिया में से इलेक्ट्रिक लाइन्स गुजर रही हैं तो वो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इस पर कोई बड़ी बात नहीं है। कितनी लाइंस गुजर रही हैं? अगर कम लाइन गुजर रही हैं तो फ्लक्स कम होगा, ज़्यादा लाइंस गुजर रही हैं तो फ्लक्स ज़्यादा होगा। सिंपल, इट्स सिंपल। चलते हैं अब इसकी डेफिनेशन पे। डेफिनेशन में यहाँ पे लिखने लगा हूँ, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस की तादाद पासिंग जो गुजर रही है, किस में से गुजर रही है? थ्रू सर्टेन एरिया। जो सर्टेन एरिया में से इलेक्ट्रिक लाइंस की तादाद गुजर रही होती है उसे हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं जी। तो बच्चों इसे हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय फाई, और छोटा सा नीचे ई लिख देंगे। ए रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी फाई ई। ये फाई मैथ का सिंबल है। फिजिक्स बेचारे के पास सिंबल नहीं होते, इसे फिर मांगने पड़ते हैं मैथ से। अब मैथ के बगैर फिजिक्स का भी गुजारा नहीं है, तो अब हमें यहाँ पे मैथ से फार्मूला भी मांगना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो जी मैथ कहती है मैं दूंगी, क्यों नहीं दूंगी, मैं सबकी मदद करती हूँ तो आपकी भी मदद करूँगी। तो फिजिक्स तो मेरी बहन है ना, बहन भाई है मैथ और फिजिक्स, इसलिए मैथ ने कहा चलो फार्मूला ले लो, कोई मसला नहीं है। तो उसने फार्मूला दे दिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज दी डॉट प्रोडक्ट। ये सुना नाम लग रहा है ना, डॉट प्रोडक्ट वाला। अच्छा, इसका दूसरा नाम भी बता दो, स्केलर प्रोडक्ट। फर्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ा होगा। फिर आप कहेंगे सर फिर आप पिछली क्लास का नाम ले रहे हैं। अच्छा भाई नहीं लेता, मैं बता देता हूँ क्या होता है। जब दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर क्या आता है? स्केलर आता है, उसे हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो आपके पास जो फ्लक्स है ना, मैथमेटिकली इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो इस तरह से बनती है, इट इज़ दी स्केलर प्रोडक्ट। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या है? स्केलर प्रोडक्ट है। किसका? ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। ये दो चीज़ों का स्केलर प्रोडक्ट है बच्चे। नंबर 1 मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट करने लगा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और साथ में वेक्टर एरिया। अच्छा, एरिया तो स्केलर नहीं होता। अब यहाँ पे वेक्टर एरिया कौन सा एरिया हो गया भाई? होता है, देखें ये अगर मेरा हाथ है, ये एरिया हम कंसीडर कर लें। अगर मैं इस हाथ की डायरेक्शन नॉर्मल कंसीडर कर लूँ, मैं कहूँ कि इसकी डायरेक्शन सरफेस के ऊपर नॉर्मल है, ठीक है, इस तरह किसी भी तरह सरफेस के ऊपर किसी भी एरिया की डायरेक्शन अगर हम नॉर्मल कंसीडर कर दें तो हम उसे एरिया को कहते हैं वेक्टर एरिया, ठीक है। तो ये आपके पास स्केलर प्रोडक्ट है
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और वेक्टर एरिया का। तो अगर इस फार्मूले को अगर हम ओपन करते हैं तो आपके पास बच्चे जो फार्मूला बनता है वो ये बनता है ई ए कॉस थीटा। अब ये जो एंगल है, ये एंगल किस किस के दरमियान है, ये चीज़ बड़ी समझने वाली है। ये जो एंगल है, ये एंगल है वेक्टर एरिया और ई, इन दोनों की डायरेक्शन के दरमियान एंगल है। एरिया की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, उसकी भी डायरेक्शन होती है। और अभी हमने एरिया को वेक्टर एरिया कहा है, इसकी भी डायरेक्शन होगी सरफेस के ऊपर नॉर्मल। एरिया की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के दरमियान ये एंगल लेना है हमने जी। तो प्यारे बच्चों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैक्सिमम फ्लक्स। फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में से लाइंस कब गुजरेंगे। कौन सी लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस। इलेक्ट्रिक लाइंस ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में से कब गुजरेंगी, तो उसकी हम कंडीशन डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं फार्मूला लिखता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। वो क्या है आपके पास, ई ए कॉस थीटा। याद है ना, ये एंगल किसके दरमियान है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की डायरेक्शंस के दरमियान ये एंगल है। याद रखिएगा, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की डायरेक्शंस के दरमियान ये एंगल है। ठीक है, तो अभी समझ आ जाएगी मैं क्या बात कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पर एक एरिया ड्रा करने लगा हूँ, देखिएगा ये मैंने एक एरिया ड्रा कर दिया। सॉरी, ये मैंने यहाँ पे एक एरिया ड्रा कर दिया और इस एरिया का ये नॉर्मल कंसीडर कर लें। ये एरिया का क्या है, नॉर्मल। भाई मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, गुजारा कर ले। ये इस एरिया का क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, जैसे ये मैं आपको विजुअलाइजेशन दे देता हूँ। ये अब आपके पास क्या है, एरिया है और ये एरिया का नॉर्मल है। ठीक है, अब यहाँ पे लाइंस आ रही हैं, इधर से कहीं से भी लाइंस यहाँ से आ रही हैं। ये इलेक्ट्रिक लाइंस हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ठीक है, अब देखिए दो लाइंस आ रही है, दोनों ही इसमें से पास कर रही हैं। अगर तीसरी लाइन होगी तो वो भी इसी में से पास करेगी। ठीक है, यहाँ से लग तो रहा है कि फ्लक्स मैक्सिमम है, क्योंकि सारी की सारी लाइंस में से पास कर रही हैं। अब हमने इसे मैथमेटिकली भी तो साबित करना है ना, तो साबित करते हैं जी। तो इस फार्मूले में हम यहाँ पे एंगल पुट करेंगे। याद है मैंने बताया था एंगल कौन सा पुट करना है, लाइंस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और इस एरिया की जो सब्ज़ कलर में डायरेक्शन है, इसके दरमियान कितना एंगल बन रहा है जी। तो बिल्कुल इनके दरमियान ज़ीरो एंगल बन रहा है। सर ज़ीरो क्यों बन रहा है एंगल, बच्चे जब दो चीज़ें एक ही डायरेक्शन में जा रही होती है ना, इस तरह जब दो चीज़ें एक ही डायरेक्शन में जा रही होती हैं, हम कहते हैं ये दोनों पैरेलल है। जब पैरेलल की बात आती है हम कहते हैं इनके दरमियान एंगल कितना बनता है, ज़ीरो बनता है। अब ज़ीरो एंगल क्यों बनता है भाई, ज़ीरो एंगल इसलिए बनता है कि एंगल हमें बताता है कि दो चीज़ों की सिमत कितनी मुख्तलिफ है। जब दो चीज़ें एक ही सिमत में जा रही होती हैं तो इसका मतलब है उनकी सिमत में कोई फ़र्क नहीं है, इसलिए तो एंगल ज़ीरो है। इसलिए पैरेलल्स के दरमियान, पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या होगा, ज़ीरो होगा। इसलिए यहाँ पे एंगल कितना बनता है, ज़ीरो बनता है। तो भाई पुट करें इसमें, भाई और बहनें भी इसमें पुट करें ई ए कॉस 0 डिग्री। जब कॉस 0 पुट करते हैं तो आपका आंसर कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। तो जब हम इसमें 1 पुट कर देते हैं तो आपका आंसर क्या आ गया, ई ए। और ये आपके पास मैक्सिमम फ्लक्स की कंडीशन आ गई। ठीक है, जब फ्लक्स मैक्सिमम होता है तो मैथमेटिकली इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जितनी भी है उसे एरिया से मल्टीप्लाई कर दे तो आपका मैक्सिमम फ्लक्स आ जाता है। मैथ ने हमें एक फार्मूला दे दिया, अब हमें लाइंस गिनने की ज़रूरत नहीं है कितनी लाइंस गुजर रही है, जस्ट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का पता होना चाहिए और एरिया का पता होना चाहिए और उन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब हम चलते हैं मिनिमम फ्लक्स की तरफ। तो मिनिमम फ्लक्स कब होगा भाई, जब कोई भी लाइन पास नहीं कर रही होगी एरिया में से। ठीक है ना, जब कोई भी लाइन एरिया में से नहीं पास करेगी तो हम कहेंगे आपका फ्लक्स मिनिमम में, या ज़ीरो फ्लक्स भी से हम कह सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे मैं एरिया बनाने लगा हूँ। ये आपके पास एरिया है और ये आपके पास इसका वेक्टर एरिया यानी इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, नॉर्मल है तो ये वेक्टर एरिया बन गया। ऐसा एरिया जिसकी डायरेक्शन उसके नॉर्मल होती है। अब इस तरह ये मेरा हाथ है और ये इसके ऊपर नॉर्मल है।
अब जो लाइंस आ रही हैं बच्चे वो कुछ इस तरह से आ रही हैं कि जो भी लाइंस आती है वो उस एरिया के ऊपर से गुजर जाती है या नीचे से गुजर जाती है। इस तरह ये हाथ है, ठीक है, या लाइन इसके ऊपर से गुजर रही है या इसके नीचे से गुजर रही है, इसके अंदर से नहीं गुजर रही। हमारा मकसद क्या है, हम ये चाहते हैं कि लाइंस के अंदर से गुजरे, फिर फ्लक्स होगा। फ्लक्स वो है ना जो उस एरिया के अंदर में से लाइन आर पार कर जाए, वो फ्लक्स है भाई। फ्लक्स लाइन, अब लाइन तो कुछ ऊपर से गुजर रही है कुछ नीचे से गुजर रही है, तो फ्लक्स तो ना हुआ ना। फ्लक्स तब होगा जब एरिया में से लाइंस गुजरें। तो अब इसका फ्लक्स नहीं है, नज़र आ रहा है। अब हमने इसे मैथमेटिकली सॉल्व करना है। फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉज थीटा। अब एंगल कौन सा पुट करना है, एंगल किस किस के दरमियान पुट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह है, देखें ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है रेड कलर में, और एरिया की डायरेक्शन ऊपर है। चेक करें, अब दोनों क्या हो गए, परपेंडिकुलर, 90 का एंगल बनेगा इस तरह। तो हम यहाँ पे अगर 90 का एंगल पुट करें, ई ए कॉज 90 डिग्री, तो आपको पता है कि cos 90 आपका 0 होता है, तो आपका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया बच्चे। आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर मिनिमम है, या इसे हम 0 भी कह सकते हैं। तो ये आपके पास मैक्सिमम फ्लक्स और मिनिमम फ्लक्स की कंडीशन आ गई है बच्चे। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये आपके पास आपसे पूछ सकता है कि बताएं मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा और मिनिमम फ्लक्स कब होगा। तो इसे बड़े अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा, ठीक है। जो मैं चीज़ें करवा रहा हूँ बस यही कीजिएगा। 2 डेफिनेशन मैंने आपको करवाई हैं, ठीक है, और वो डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, फार्मूला याद कर लीजिएगा, मैक्सिमम और मिनिमम की फ्लक्स की कंडीशंस याद कर लीजिएगा। बोर्ड के लिहाज से इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चीज़ रहेगी, वो इसके यूनिट्स में आपको अभी निकाल के दे देता हूँ। इसके अलावा बोर्ड के लिहाज से इसमें और कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है जी। तो बच्चे अब हम चलते हैं इसके यूनिट्स की तरफ। तो यूनिट्स निकालते हैं। तो फ्लक्स का फार्मूले में हमारे पास 2 ही चीज़ें हैं जिससे हम यूनिट्स निकाल सकते हैं, ई ए कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के यूनिट्स होते हैं वो होते हैं न्यूटन पर कॉलम, और एरिया के यूनिट्स होते हैं मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर इधर ले आएँ, ये भी ठीक है, लाना चाहे तो ले आएँ। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम ज़बरदस्ती नहीं है, ये भी यूनिट्स हैं, ये भी यूनिट्स, जैसे मर्जी लिख रहे हैं इसको आप। तो ये आपके यूनिट्स आ गए, इस तरह थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो ये आपके पास क्या आ गए, इसके यूनिट्स आ गए। एक और शॉर्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक में से आ सकता है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका डिपेंड करता है। तो वो इस फार्मूले से बेटा हमें तीन फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं बच्चे। इस टॉपिक में हमें 3 फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं। पहला जो फैक्टर है वो आपके पास है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी, उतना ज़्यादा फ्लक्स होगा। दूसरा एरिया, अगर एरिया छोटा हुआ ना तो उसमें से लाइंस फिर कम गुजरेंगी, ठीक है। लाइंस बहुत ज़्यादा है लेकिन एरिया ही छोटा है, तो इसमें से कितनी लाइन गुजर जाएंगी, कम लाइन गुजरेंगी। अगर लाइंस बहुत ज़्यादा है और एरिया बहुत बड़ा है तो ऑफ कोर्स लाइन ज़्यादा गुजरेंगी, ठीक है। बिल्कुल आप इसको इस तरह समझ सकते हैं। एक दरवाज़ा है, एक छोटा दरवाज़ा है, उसमें से एक ही वक्त में 3 लोग गुजर सकते हैं, तो हम कहेंगे उस दरवाजे का फ्लक्स 3 है, ठीक है। अब एक बड़ा दरवाज़ा है, उसमें से एक ही वक्त में 10 लोग गुजर सकते हैं, तो उसका फ्लक्स ऑफ कोर्स ज़्यादा होगा। जितना एरिया कम होगा फ्लक्स कम होगा, एरिया ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी। 2 फैक्टर्स हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक लाइंस की तादाद, नंबर 2 एरिया, एंड नंबर 3 एंगल के लिहाज से भी हमने देखा जब 0 एंगल होगा तो फ्लक्स मैक्सिमम, जब एंगल कितना होगा 90 होगा तो फ्लक्स आपका 0 या मिनिमम। ये अभी 3 फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं। इन 3 फैक्टर्स पर आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है। मैं क्लोज सरफेस की बात नहीं कर रहा, क्लोज सरफेस में एक और फैक्टर है, उस पर भी फ्लक्स डिपेंड करेगा। इंशाल्लाह उसको हम गॉसेस लॉ में डिस्कस करेंगे तो अगले टॉपिक में। यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को जिसका नाम फिज़िक्स लेक्चर्स है उसको फॉलो और लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।